नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एंड मेटालिक कंडक्टेंस। तो यहाँ पर हम वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होता है, मेटालिक कंडक्टेंस क्या होगा और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको इफ़ेक्ट करते हैं, और इसके अलावा कुछ लॉज हमारे पास आगे होंगे। तो कंडक्टेंस हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने की जो ईज है या फिर जो टेंडेंसी है उसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं। तो कंडक्शन दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है कि हम मेटल्स को यूज़ करें इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए, या फिर हम यूज़ करें इलेक्ट्रोलाइट्स को इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में हम डिटेल में पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि मेटालिक कंडक्टेंस क्या होता है। जब कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन विदाउट केमिकल चेंज हो तो उसको बोलते हैं हम मेटालिक कंडक्टेंस। ये हम जानते हैं कि मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा या फिर जो कंडक्शन होगी वो होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दियर आउटर मोस्ट सेल। ओके, अब उसके बाद में कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमने सॉलिड स्टेट के अंदर भी पढ़े थे कि मेटालिक कंडक्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो इफ़ेक्ट करेंगे। सबसे पहला है कि मेटल का नेचर कैसा है और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मेटल के आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो कंडक्शन ज़्यादा होगा, अगर कम होंगे तो कम होगा। ये नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है। नेक्स्ट है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीज होती है। बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के अंदर हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। नेक्स्ट होते हैं हमारे पास सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर रेजिस्टिविटी जीरो हो, दे आर द सुपर कंडक्टर्स। तो यहाँ पर कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे अलॉय है या फिर कुछ ऑक्साइड्स के मिक्सचर हैं, तो उनकी यहाँ पर जो कंडक्टिविटी है वो आगे दिखा रखी है। नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो देखिए ये कंडक्टेंस क्या होगी। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस वो कंडक्टेंस है जब इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन केमिकल चेंज की वजह से हो, मींस केमिकल रिएक्शन की वजह से हो, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। यहाँ पर हम लेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, और इलेक्ट्रोलाइट्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद में उसका डिकम्पोजिशन होगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम इलेक्ट्रोलिसिस, और इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद में कटायन चला जाएगा कैथोड के ऊपर, अनायन चला जाएगा एनोड पे, और वहाँ पर जाने के बाद कैथोड पे रिडक्शन होगी और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है। तो उसके बाद वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका ट्रांसफ़र होगा, और इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट वन, ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को इफेक्ट करते हैं। पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, जो कि हमने सॉल्यूशन के अंदर पुट किया है। तो दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होगा जिसकी डिसोसिएशन कंप्लीटली हो, और जब डिसोसिएशन कंप्लीट होगी तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर बहुत सारे आयंस बनेंगे। सेकेंड वन इज द वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होंगे जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो। अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे, डिकम्पोज नहीं होंगे, तो आयंस की फॉर्मेशन भी वहाँ पे कम होगी, और जितनी कम आयंस की फॉर्मेशन होगी उतना ही कम वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस रहेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे, जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ये हम सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड एटसेट्रा, दिस कैन बी टेकन। ओके, इधर कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, क्योंकि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डिसोसिएशन उतनी ही फास्ट होगी, क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर जो बॉन्ड है वो बहुत ईजीली टूटेंगे, और जब बॉन्ड बहुत ईजीली टूटेंगे तो उतने ही ज़्यादा आयंस की फॉर्मेशन होगी। दैट्स वाई on increasing the temperature electrolytic conductance always increases। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास जो पीछे हमने क्वेश्चंस किए थे उनके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। अगला फैक्टर, साइज ऑफ द सॉल्वेंट एंड देयर सॉल्वेशन।
आयंस का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा सॉल्यूशन उतनी ही ज़्यादा होगी। सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जो सोल्यूट है उसका सॉल्वेंट के साथ कंबाइन करने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो इस वजह से आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है उतना ही कम होगा, ठीक है। अगर सॉल्वेंट का साइज जितना ज़्यादा है इसका मतलब ये होगा कि आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस उतना ही कम होगा। विस्कोसिटी होती है किसी भी लिक्विड में उसको उसके फ्लो को रोकने की जो टेंडेंसी है उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। जैसे एक शहद है, दूसरा हमारे पास पानी है, ठीक है। अगर हम पानी के अंदर आयंस को पुट करें या फिर किसी भी सब्सटेंस को पुट करें तो वो इजीली मूव हो सकते हैं, बट अगर शहद के अंदर कोई चीज़ हम रखते हैं तो वहाँ पर जो सब्सटेंस है वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा। शहद की विस्कोसिटी ज़्यादा है, पानी की विस्कोसिटी कम है। तो कहने का मतलब ये होगा कि विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस उतना ही कम रहेगा। नेक्स्ट वन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे लगातार इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिक्रीज होता है और वाइस वर्सा। उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, यहाँ पर ये क्या डिफरेंस है कि किस तरीके से इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एंड दियर टर्म्स। तो यहाँ पर सबसे पहले है हमारे पास ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कैथोड और एनोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। हेयर I इज करंट एंड V इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट हम ये जानते हैं कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि वो टेंडेंसी जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोके या फिर करंट के फ्लो को रोके उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये आपका I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, करंट का फ्लो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, ठीक है। अब ओम्स लॉ ये कहता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पोटेंशियल डिफरेंस के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी रेजिस्टेंस के। तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन R। यहाँ पर इसकी जो यूनिट्स हैं वो गिवन है। अब रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, ठीक है। तो देखिए अब रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस इज द मेजरमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ऑफ ए कंडक्टर। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रोकना। तो रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस है कि किसी भी तरीके से जो करंट का फ्लो है उसको रोका जाए। अब रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मीन्स रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं R का रिलेशनशिप कुछ इस तरीके से आएगा और जैसे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा रो इंटू L अपॉन A। रो है यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ओके। नेक्स्ट वन इज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है, मीन्स रो क्या होती है। आप इसको रो से डिनोट कर सकते हो। रो होता है किसी भी ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जहाँ पर लेंथ 1 सेंटीमीटर रहे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए क्योंकि लेंथ इज 1 डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी एंड एरिया इज 2 डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी। तो लेंथ 1 सेंटीमीटर रहेगी और आपका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो रहेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतने लेंथ और इतने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओके। तो इस फॉर्मूला से हम इस रो को निकाल सकते हैं। रो का आप इधर लिखोगे तो आपका A ऊपर चला जाएगा और L नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो सो रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। अब इसकी हम यूनिट कैसे निकालेंगे। अगर हम एरिया को सेंटीमीटर में लें तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा और लेंथ आएगी आपकी सेंटीमीटर और रेजिस्टेंस की यूनिट हम जानते हैं कि ओम होती है, ठीक है। तो ये आपका ओम सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो ओम इंटू
सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर, इसको इससे कैंसिल आउट करो तो ये आपका ओम सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होती है आपके रेजिस्टेंस का अपोजिट। ठीक है। कंडक्टेंस वो टेंडेंसी होगी जो करंट के फ्लो को अलाउ करती है बट रेजिस्टेंस उसको रोकती है। तो G इज इक्वल टू 1/R आ सकता है, तो इसकी यूनिट आ जाएगी ओम इनवर्स, और इसको एक नाम और देते हैं हम मो, MHO। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास कुछ टर्म्स थी। ओके, थैंक यू।